नमस्कार। इतिहास में कई बार बड़ी शक्तियां और क्षेत्रीय ताकतें एक जटिल रिश्ते में बंध जाती हैं। आज हम मुगल साम्राज्य और आमेर के कछवाहा राजपूत शासकों के बीच ऐसे ही एक महत्वपूर्ण अध्याय की गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे तीन प्रमुख शासकों भगवान दास, उनके पुत्र मानसिंह प्रथम और फिर मिर्जा राजा जयसिंह, इनके जीवन पर रोशनी डालते हैं। हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन शासकों ने मुगल व्यवस्था में क्या भूमिका निभाई, उन्हें क्या सफलताएं मिली और दरबार की राजनीति में उनकी स्थिति कितनी नाजुक थी। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए इस दिलचस्प और जटिल रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखना वाकई अहम है कि कैसे आमेर के शासक मुगल प्रशासन और सेना के इतने ऊंचे ओहदों तक पहुंचे। शुरुआत भगवान दास से करते हैं, राजा भारमल जिन्होंने सबसे पहले अकबर से संधि की थी। उनके बाद भगवान दास ने आमेर की गद्दी संभाली। स्रोतों से पता चलता है कि अकबर ने उन्हें काफी महत्व दिया था। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। 1574 में भारमल की मृत्यु के बाद अकबर ने न केवल भगवान दास को शासक के तौर पर मान्यता दी, बल्कि उन्हें टीका भेजा, जो शाही स्वीकृति का प्रतीक था। अच्छा। साथ ही उन्हें 5000 का मनसब दिया गया। अच्छा। अब ये समझना जरूरी है कि मनसब क्या था। हाँ। ये मुगल व्यवस्था में एक पद होता था, जिससे दरबार में सरदार की हैसियत, उसका वेतन और उसे कितने सैनिक रखने हैं, ये तय होता था। हाँ, मनसब। 5000 का मनसब उस जमाने में बहुत ऊंचा माना जाता था। बिल्कुल। इतना ही नहीं, उन्हें अमीर उल उमरा की पदवी भी दी गई, जिसका मतलब होता है अमीरों में अमीर या मुख्य सरदार। अमीर उल उमरा। जी, ये उनके ऊंचे रुतबे को दर्शाता है। उनका कार्यकाल 1574 से 1589 तक रहा। हालांकि उनका शासनकाल मानसिंह या जयसिंह जितना लंबा या घटनापूर्ण शायद ना रहा हो, लेकिन उन्होंने उस नींव को मजबूत किया जिस पर आगे चलकर आमीर मुगल संबंध और गहरे हुए। 1589 में लाहौर में उनकी मृत्यु हुई। भगवान दास के बाद उनके पुत्र मानसिंह का दौर आता है, जिनका नाम मुगल इतिहास में बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। वे तो बहुत कम उम्र में ही, शायद 12 साल की उम्र में 1562 ईस्वी में मुगल सेवा में आ गए थे। हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी। और उनका कार्यकाल भी काफी लंबा रहा। उन्होंने 2 मुगल सम्राटों अकबर और जहांगीर की सेवा की। स्रोतों में उन्हें अकबर के नवरत्नों में गिना गया है और अकबर ने उन्हें फर्जंद यानी बेटे की उपाधि दी थी। ये उपाधि सिर्फ एक भावनात्मक इशारा थी या इसका कोई राजनीतिक महत्व भी था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, फर्जंद की उपाधि महज एक भावनात्मक लगाव का प्रतीक नहीं थी। ये मानसिंह के प्रति अकबर के असाधारण भरोसे और उनके ऊंचे राजनीतिक कद को दर्शाती थी। ये दिखाता था कि अकबर उन्हें अपने परिवार के सदस्य जैसा मानते हैं, जो किसी भी राजपूत सरदार के लिए बहुत बड़ा सम्मान था और दरबार में उनकी स्थिति को और मजबूत करता था। मानसिंह की सैन्य योग्यता भी कमाल की थी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण अभियानों में हिस्सा लिया। 1573 ईस्वी में गुजरात अभियान में उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई। हाँ। और फिर 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का वो प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जहां महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व करने की भारी जिम्मेदारी मानसिंह को ही सौंपी गई थी। हल्दी घाटी, हाँ। ये उनके लिए एक बहुत ही कठिन और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी रही होगी, है ना? बिल्कुल। एक राजपूत का दूसरे के खिलाफ शाही सेना का नेतृत्व करना आसान नहीं था। उन्हें मनसब भी तो बहुत ऊंचा मिला था। स्रोतों में 7000 जात और 6000 सवार का जिक्र है। क्या आप इसे थोड़ा समझा सकते हैं और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण था? हाँ जरूर। अकबर ने उन्हें 7000 जात और 6000 सवार का मनसब प्रदान किया था। मनसबदारी व्यवस्था में जात पद धारक के व्यक्तिगत पद, उसके वेतन और दरबार में उसकी हैसियत को दर्शाता था। अच्छा। जबकि सवार पद ये तय करता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं और उनका रखरखाव करना है। समझ गई। तो 7000 6000 का मनसब उस समय किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए सर्वोच्च था जो मुगल राज परिवार का सदस्य ना हो। जी। ये सिर्फ एक इनाम नहीं था, ये एक राजनीतिक संदेश भी था कि योग्यता और वफादारी से साम्राज्य के सर्वोच्च पद गैर मुगल, गैर तुर्कानी सरदारों को भी मिल सकते थे, जो अकबर की समावेशी नीति का एक अहम हिस्सा था। सही। इसी योग्यता के कारण उन्हें काबुल, बंगाल और बिहार जैसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक रूप से संवेदनशील सूबों का सूबेदार यानी गवर्नर नियुक्त किया गया। काबुल, बंगाल, बिहार, ये तो बहुत बड़ी और दूर दराज की जिम्मेदारियां थी। इन सूबों में उनके कार्यकाल की मुख्य बातें क्या रहीं? बिल्कुल,
ये आसान काम नहीं थे। 1585 ईस्वी में उन्होंने काबुल में विद्रोहियों का सफलतापूर्वक दमन किया, जो उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थिरता के लिए जरूरी था। फिर 1592 ईस्वी में उन्होंने उड़ीसा को जीतकर पहली बार उसे पूरी तरह से मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। अच्छा, उड़ीसा विजय। हाँ, ये एक बड़ी सैन्य और प्रशासनिक उपलब्धि थी जिसने मुगल साम्राज्य का विस्तार पूर्वी तट तक कर दिया। बंगाल में रहते हुए उन्होंने अकबरनगर, जिसे आज राजमहल के नाम से जाना जाता है, को अपनी राजधानी बनाया, जो गंगा नदी के किनारे एक रणनीतिक स्थान था। उनके पारिवारिक जीवन की बात करें तो उनकी बहन मानबाई का विवाह शहजादे सलीम, जो बाद में जहांगीर बने, से हुआ था। इन्हीं से खुसरो का जन्म हुआ जी। लेकिन यहाँ एक दुखद मोड़ भी आता है। 1604 ईस्वी में जब खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया तो इस पारिवारिक कलह से दुखी होकर मानबाई ने उन्होंने आत्महत्या कर ली। ओह, ये तो दुखद है। हाँ, यह दिखाता है कि इन राजनीतिक गठबंधनों के पीछे व्यक्तिगत त्रासदियां भी छिपी होती थी। स्रोतों में आमेर में उनके कुछ निर्माण कार्यों का भी उल्लेख है। बंगाल से किसी देवी की मूर्ति लाने की बात भी कही गई है। जी हाँ, ये सही है। मानसिंह कला और धर्म के भी संरक्षक थे। वे बंगाल के जैसोर से शिला देवी की मूर्ति लेकर आए और उसे आमेर के महल में स्थापित करवाया। ये मूर्ति आज भी वहां विराजमान है और पूजी जाती है। अच्छा, शिला देवी जी। ये उस दौर में सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी एक उदाहरण है। इसके अलावा मानसिंह के पुत्र जगत सिंह की बंगाल अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी। उनकी स्मृति में जगत सिंह की मां रानी कनकावती ने आमेर में एक भव्य जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। मानसिंह को इस मंदिर का संरक्षक माना जाता है, जो उनकी धार्मिक आस्था और पारिवारिक स्नेह को दर्शाता है। मानसिंह को बंगाल के सूबेदार के रूप में उनका कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहा होगा। क्या जहांगीर के बादशाह बनने के बाद भी उनकी स्थिति वैसी ही बनी रही? बंगाल हमेशा से एक चुनौती भरा सूबा रहा है। मानसिंह 1597 ईस्वी तक वहां सूबेदार रहे, लेकिन इस दौरान उन्हें लगातार स्थानीय विद्रोहों का सामना करना पड़ा। अच्छा। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद उन्हें आगरा वापस बुला लिया गया। जहांगीर के साथ उनके संबंध अकबर जैसे गर्मजोशी भरे नहीं थे। शायद खुसरो के विद्रोह के कारण कुछ तनाव था। हाँ, हो सकता है। फिर भी जहांगीर ने अपने राज्याभिषेक के बाद उन्हें फिर से बंगाल भेजा, लेकिन जल्दी 1607 में उन्हें दक्षिण भारत में चल रहे अभियानों में भाग लेने के लिए भेज दिया गया। दक्षिण में? हाँ, वहीं दक्षिण में इलिचपुर नामक स्थान पर 6 जुलाई 1614 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके पुत्र भाव सिंह आमेर के शासक बने, जिनका कार्यकाल 1614 से 1620 तक रहा। मानसिंह का जीवन दिखाता है कि मुगल सेवा में ऊंचे पद के साथ साथ अनिश्चितताएं और सम्राट बदलने पर रिश्तों में बदलाव भी आम बात थी। मानसिंह के बाद आमेर की गद्दी पर एक और प्रभावशाली शासक बैठे, मिर्जा राजा जयसिंह। ये बात तो अविश्वसनीय लगती है कि वे केवल 10 वर्ष की आयु में 1621 ई में शासक बन गए। हाँ, सिर्फ 10 साल के। और उन्होंने 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के अधीन लगभग 46 वर्षों तक सेवा की। इतनी लंबी अवधि तक प्रासंगिक बने रहना, ये कैसे संभव हुआ होगा? ये वास्तव में उनकी असाधारण राजनीतिक सूझबूझ और सैन्य योग्यता का प्रमाण है। 3 अलग-अलग सम्राटों के दौर में, जो अक्सर नीतियों और प्राथमिकताओं में भिन्न होते थे, अपनी उपयोगिता और वफादारी बनाए रखना कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल। उनकी योग्यता को सबसे पहले शाहजहां ने पहचाना। उनकी वीरता और कूटनीतिक समझ से प्रभावित होकर शाहजहां ने उन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी। मिर्जा राजा, हाँ। ये सिर्फ एक सम्मानजनक संबोधन नहीं था, ये उनके ऊंचे शाही रुतबे और बादशाह के भरोसे का प्रतीक था, जो उनके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। भूमिकाएं क्या थी? हाँ, उनका सैन्य करियर बहुत व्यापक और विविध था। जहांगीर ने उन्हें शुरुआत में 4000 जात और 4000 सवार का मनसब दिया था। 4000? जी, जो उनकी सफलताओं के साथ लगातार बढ़ता गया। उन्होंने साम्राज्य के लगभग हर कोने में सेवा दी। 1629 में उत्तर पश्चिमी सीमा पर उज़्बेकों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया। 1630 में दक्कन में खान जहां लोदी के शक्तिशाली विद्रोह को दबाने में अहम भूमिका निभाई। खान जहां लोदी, हाँ। 1636 में वे शहजादा शुजा के साथ दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा के विरुद्ध अभियान पर भेजे गए। 1637 में शाहजहां के नेतृत्व में निजाम शाही सल्तनत के खात्मे के अभियान में शामिल रहे। 1647 में वे मध्य एशिया के बेहद कठिन बल्ख बदख्शा अभियान पर भेजे गए, जो मुगलों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुआ। मध्य एशिया भी? हाँ। फिर 1651 में वे शहजादा दारा शिकोह के साथ कंधार को वापस जीतने के अभियान पर गए। ये फहरिस्त दिखाती है कि वो कितने अनुभवी और भरोसेमंद सेनापति माने जाते थे। और फिर आया मुगल उत्तराधिकार का युद्ध, जो शाहजहां के बेटों के बीच हुआ।
ऐसे नाजुक और खतरनाक दौर में मिर्जा राजा जयसिंह की क्या भूमिका रही? क्या ये उनके लिए एक परीक्षा की घड़ी थी? निश्चित रूप से उत्तराधिकार युद्ध किसी भी बड़े सरदार के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होते थे, जहां एक गलत कदम सब कुछ तबाह कर सकता था। यहां जयसिंह की भूमिका थोड़ी जटिल दिखती है। शुरुआत में वे शाही सेना यानी आधिकारिक वली अहद दारा शिकोह की तरफ से थे। उन्होंने फरवरी 1658 में बनारस के पास बहादुरपुर के युद्ध में दारा के दूसरे भाई शाह शुजा के विरुद्ध शाही सेना का नेतृत्व किया और उसे निर्णायक रूप से हराया भी। अच्छा, शुजा के खिलाफ? जी। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा और औरंगजेब एक के बाद एक युद्ध जीतते हुए मजबूत होता गया, जयसिंह ने स्थिति का आकलन किया। आखिरकार वो औरंगजेब के पक्ष में आ गए। अच्छा, तो पाला बदल लिया? हाँ, कह सकते हैं। ये फैसला शायद राजनीतिक यथार्थवाद का नतीजा था। औरंगजेब ने भी उनकी योग्यता, अनुभव और राजपूतों के बीच उनके प्रभाव को पहचाना। सम्राट बनने के बाद औरंगजेब ने न केवल उनका सम्मान बनाए रखा, बल्कि उनका मनसब बढ़ाकर 7,000 जात और 7,000 सवार कर दिया। 7,000? जी हाँ, 7,000, जो मनसबदारी व्यवस्था में सर्वोच्च संभव पद था। औरंगजेब ने उन्हें दक्षिण में एक बहुत बड़ी और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी, शिवाजी महाराज के विरुद्ध। ये उनके करियर का शायद सबसे चर्चित अध्याय माना जाता है। हाँ, ये उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ था और मुगल मराठा संबंधों की इतिहास में भी एक मील का पत्थर। औरंगजेब ने जयसिंह को विशेष रूप से शिवाजी की बढ़ती शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा। जी। उनके सहयोगियों को अपनी तरफ मिलाना शुरू किया और अंततः शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया। पुरंदर में? जी। इस दबाव के चलते शिवाजी को जून 1665 में पुरंदर की संधि करने पर विवश होना पड़ा। इस पुरंदर की संधि की मुख्य बातें क्या थीं और क्या ये जयसिंह की एक निर्णायक जीत मानी गई? संधि की शर्तें मुगलों के लिए काफी फायदेमंद थीं। शिवाजी महाराज को अपने जीते हुए 35 किलों में से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। 23 किले? हाँ, उन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली और अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5,000 का मनसबदार बनाकर भेजना स्वीकार किया। ये निस्संदेह जयसिंह की एक बड़ी सैन्य और कूटनीतिक सफलता थी। औरंगजेब इससे बहुत खुश हुआ। इतना ही नहीं, ये जयसिंह ही थे जिन्होंने अपनी बातों, तर्कों और शायद सुरक्षा के आश्वासनों से शिवाजी महाराज को आगरा में औरंगजेब के दरबार में आने के लिए राजी किया था। लेकिन हम जानते हैं कि शिवाजी का आगरा जाना और फिर वहां से उनका नाटकीय ढंग से निकल भागना इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना है। इसका जयसिंह पर क्या असर पड़ा और उनका अंत कैसे हुआ? हाँ, वो आगरा वाला वाकया। पुरंदर की संधि एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इसके बाद जयसिंह के लिए हालात मुश्किल होते गए। 1666 में उन्होंने बीजापुर सल्तनत के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया, लेकिन उसमें उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अच्छा, बीजापुर अभियान असफल रहा? हाँ, मतलब बहुत महंगा साबित हुआ और मुगल सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसी बीच शिवाजी महाराज आगरा में औरंगजेब के दरबार से भाग निकले। हाँ। हालांकि इसमें सीधे तौर पर जयसिंह की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन औरंगजेब का शक गहरा गया और वो जयसिंह से बहुत अप्रसन्न हो गया। शक तो होना ही था। शिवाजी का भागना और बीजापुर अभियान की विफलता, इन दोनों घटनाओं ने मिलकर जयसिंह की स्थिति कमजोर कर दी। नाराज सम्राट ने उन्हें दक्कन से वापस बुला लिया। दुर्भाग्यवश वापस आगरा लौटते समय रास्ते में ही बुरहानपुर नामक स्थान पर 2 जुलाई 1667 को उनकी मृत्यु हो गई। रास्ते में ही? जी। उनकी मृत्यु के कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन औरंगजेब की नाराजगी और रास्ते में हुई मौत ने कई अटकलों को जन्म दिया। मिर्जा राजा जयसिंह सिर्फ एक योद्धा और कूटनीतिज्ञ ही नहीं थे। स्रोतों से पता चलता है कि वे कला और साहित्य के भी बड़े संरक्षक थे। बिल्कुल सही। वे स्वयं एक वीर, साहसी, दूरदर्शी और कुशल प्रशासक तो थे ही, साथ ही वे संस्कृत, फारसी और हिंदी समेत कई भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे और विद्वानों का बहुत आदर करते थे। हिंदी काव्य के रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल, जिन्होंने अमर कृति बिहारी सतसई की रचना की। बिहारी? हाँ, सतसई। जी, वो उन्हीं के दरबारी कवि थे। एक प्रसिद्ध किस्सा है कि जयसिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में इतने डूबे थे कि राजकाज भूल गए थे। तब बिहारी ने एक दोहा लिखकर उन तक पहुंचाया, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली हीसो बिंधियो आगे कौन हवाल।
क्या बात है। कहा जाता है कि इस दोहे ने जयसिंह को वापस कर्तव्य पथ पर लौटा दिया और वे बिहारी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें हर दोहे पर एक सोने की मुहर देने का वादा किया। वाह। उन्होंने आमेर के महलों में कई निर्माण कार्य करवाए, जिनमें पहाड़ी पर बना जयगढ़ का किला सबसे प्रमुख है, जो आज भी उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण है। इसके अलावा उन्होंने दक्षिण में औरंगाबाद के पास जयसिंहपुरा नामक एक पूरा नगर या बस्ती भी बसाई थी। तो अगर हम इन तीनों शासकों भगवान दास, मानसिंह और मिर्जा राजा जयसिंह के जीवन और समय को एक साथ देखें, तो मुगल साम्राज्य और आमेर जैसे शक्तिशाली राजपूत राज्यों के बीच का रिश्ता कितना जटिल और बहुआयामी था, यह साफ हो जाता है। हाँ। एक तरफ उन्हें अमीर-उल-अमरा और मिर्जा राजा जैसी ऊंची पदवियां, हजारों के मनसब और साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण अभियानों और सूबों की जिम्मेदारियां मिली। उन्होंने मुगल शक्ति के विस्तार में अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ उन्हें लगातार दरबारी राजनीति के दांवपेच, शहजादों के बीच की खींचतान, उत्तराधिकारी युद्धों के खतरों और समय-समय पर सम्राटों की नाराजगी और शक का भी सामना करना पड़ा। मानसिंह के जहांगीर के साथ संबंध कभी अकबर जैसे सहज नहीं रहे। हाँ। और जयसिंह को अंततः औरंगजेब की अप्रसन्नता का शिकार होना पड़ा। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, संतुलन साधने वाला कार्य था। हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट है। मुगल साम्राज्य का जो ढांचा था, विशेषकर उसकी सैन्य शक्ति और प्रशासनिक पहुंच, उसे बनाए रखने और फैलाने में इन राजपूत शासकों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। चाहे वो मानसिंह का बंगाल और उड़ीसा में शासन स्थापित करना हो या जयसिंह का दक्कन और उत्तर पश्चिम में अभियानों का नेतृत्व करना। सही कहा। मनसबदारी व्यवस्था ने उन्हें अपनी योग्यता दिखाने और साम्राज्य के उच्चतम स्तर तक पहुंचने का अवसर दिया। लेकिन इसी व्यवस्था ने उन्हें पूरी तरह से बादशाह की इच्छा और भरोसे पर निर्भर भी बना दिया। हाँ, ये निर्भरता तो थी। तो आज हमने भगवान दास, मानसिंह प्रथम और मिर्जा राजा जयसिंह के जरिए मुगल काल में राजपूत शासकों की भूमिका की एक झलक देखी। ये सिर्फ वफादार जागीरदार नहीं थे, बल्कि शक्तिशाली सरदार, कुशल सेनापति और चतुर कूटनीतिज्ञ थे, जिन्होंने मुगल दरबार में अपनी एक अहम जगह बनाई और साम्राज्य के इतिहास को एक नया आयाम दिया। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जी। जहां एक और इन शासकों की मुगल सेवा ने मुगल साम्राज्य को मजबूती दी, वहीं इस सेवा ने उनके